हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, रीओपन कर दिया है एक डिबेट को, जो कि कहती है कि कोटा विद इन कोटा और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी। तो ये इशू क्या है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक 5 जज बेंच, और यहाँ पर रीओपन का क्या मतलब है, क्या ऐसा पहले भी कभी कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये एक लीगल डिबेट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में यहाँ पर है। फॉर रिजर्वेशंस, पहले से ही इनको रिजर्वेशन था, लेकिन अब रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन का भी जो इशू है वो ओपन हो चुका है। तो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, अब पूरी वीडियो देखिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ प्री और मेंस के लिए सीखने को मिलेगा आपको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, while the bench ruled in favor of giving preferential treatment to certain scheduled castes over others to ensure equal representation of all the castes। ठीक है, ये देखिए, हालांकि जो बेंच है ये भी 5 जज बेंच जो आज में गठित हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके अंदर रिजर्वेशन अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने जो है अब इसको रिफ़र किया कि इसको एक और दूसरी बेंच जो है वो डिफ़ाइन करेगी कि ये इशू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 2005 में भी इस तरह की एक 5 जज बेंच ही बैठी थी। तो अगर एक 5 जज बेंच दूसरी 5 जज बेंच का रूल ओवर रूल नहीं कर सकती, इसीलिए एक 7 बेंच जज का जो है 7 बेंच एक बनाई जाएगी और वो ये डिसीजन फिर से लेगी। द सुप्रीम कोर्ट हैड रूल दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैड नॉट पावर टू क्रिएट सब कैटेगरीज। तो 2005 में बताया गया था कि स्टेट्स गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो सब कैटेगराइजेशन ऑफ जो शेड्यूल कास्ट है उनको कर सकती हैं। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं थी 2005 में, लेकिन अब आज की तारीख में ये कर दिया गया है। तो सेम 5 जज बेंच पहले थी और 5 जज बेंच ही अब है। तो एक बेंच दूसरी बेंच का रूल इस तरीके से ओवर रूल नहीं कर सकती, तो इसके लिए एक 7 बेंच जो है वो गठित की जाएगी। ठीक है, सीन्स अ बेंच ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ कैन नॉट ओवर रूल ए प्रीवियस डिसीजन। तो ये एक प्री का पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, द कोर्ट रिफर्ड टू इट टू द लार्जर बेंच टू सेटल द लॉ। अब इसको एक दूसरी बेंच को रिफ़र किया जाएगा जो कि इससे बड़ी ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है, द लार्जर बेंच whenever it is set up by the Chief Justice of India will consider both judgments। तो इन दोनों जजमेंट्स को देखा जाएगा, जो 2005 में हुआ था और जो अब 2020 में आया है, कि कौन सा जजमेंट सही है। तो ये 5 बेंच वाली जज के द्वारा जो है बताया गया था, और अभी से 7 बेंच की जज जो है वो देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, व्हाट इज़ सब कैटेगराइजेशन ऑफ scheduled caste। States have argued that among the scheduled caste there are some that remain grossly underrepresented। ठीक है, तो जैसे ये शेड्यूल कास्ट है, इसके अंदर कई जो है वो कैटेगरीज होती हैं, कई जो जातियाँ होती हैं, कास्ट होती हैं, उनमें से कुछ को तो अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है, लेकिन कुछ जो हैं वो अभी भी रह गई हैं। तो उन्हीं की यहाँ पर बात हो रही है जो यहाँ पर रह गए हैं, दैट रिमेन ग्रोसली अनरिप्रेजेंटेड डेस्पाइट रिजर्वेशन इन कंपैरिजन टू अदर शेड्यूल्ड कास्ट। तो अदर शेड्यूल्ड कास्ट की तुलना में जो बाकी की कास्ट यहाँ पर रह गई हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसे इनइक्वलिटी कहा जा रहा है। ठीक है, विद इन द शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर ही इनइक्वलिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। विद इन द शेड्यूल कास्ट इज़ अंडरलाइंड इन सेवरल रिपोर्ट्स में ये बात कही गई थी, एंड स्पेशल कोटाज हैव बीन फ्रेम टू एड्रेस इट। तो स्पेशल कोटा यहाँ पर दिया जाएगा स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, अब ये जजमेंट आ चुका है। तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी यानी शेड्यूल कास्ट का ये मतलब यहाँ पर निकलता है कि आप शेड्यूल कास्ट के अंदर जो भी कैटेगरीज हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, तमिलनाडु है, बिहार है। स्पेशल कोटाज पहले से ही यहाँ पर वल्नरेबल दलित्स के लिए हैं। स्पेशल कोटा का मतलब आप यहाँ पर समझिए कि जो ये कैटेगरी है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, इसके अंदर जो कैटेगरीज सब कास्ट्स आते हैं उनको भी अलग अलग तरीके से जो है रिजर्वेशन देना। ठीक है, 2007 में बिहार ने महादलित कमीशन गठित किया था। ठीक है, टू आइडेंटिफाइड द कास्ट विद इन एससी।
तो शेड्यूल कास्ट के अंदर की कास्टों को आइडेंटिफाई करने के लिए महादलित कमीशन बनाया था, जो पीछे रह गई थी कास्ट उनके लिए, ठीक है। अब देखिए तमिलनाडु ने क्या किया है। तमिलनाडु में 3% कोटा है। सुप्रीम जो एससी कम्युनिटी है, आई एम सॉरी ये सुप्रीम कोर्ट बार बार याद आ जाता है बीच में, जो इन तमिलनाडु a 3% quota within the SC quota is accorded to the अरुधतियार कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु ने 3% कोटा एक्स्ट्रा दिया अरुंधतिया कास्ट को, जो कि जो एससी के अंदर आती है। आफ्टर द जस्टिस MS जनार्दन रिपोर्ट ने कहा था कि डेस्पाइट बीइंग 16% ऑफ द एससी पॉपुलेशन, ओनली 0 से 5% जो जॉब्स हैं वो ये ऑक्यूपाई करते हैं, तो इन्हें 3% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन कास्ट के अंदर ही दे दिया गया। यानी ऊपर का रिजर्वेशन तो लागू होगा ही, लेकिन अब अंदर का 3% रिजर्वेशन पहले लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आई। यहाँ पर देखिए एक और मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला। इन 2000 आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेचर ने जो है जस्टिस रामचंद्र राजू कमेटी गठित की और उसने फाइंड किया कि 57 एससी को, जो 57 शेड्यूल कास्ट थी, इनटू सब ग्रुप्स में बांट दिया और 15% कोटे को उनके अंदर बांट दिया। यानी 57 के अंदर जो है 15% सुप्रीम कोर्ट का जो उसका एससी का जो कोटा था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में। हाउएवर दिस लॉ वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया 2005 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई स्टेट्स को इस तरह की पावर नहीं है, ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते कि आप 15% कोटा को जो एससी कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर बांट दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इशू हुआ। पंजाब ने भी इसी तरह की हरकत की। उन्होंने वाल्मीकिस और मजहबी सिख्स को इस तरह का कोटा प्रदान कर दिया कि जो कैटेगरी है उसके अंदर आपने आरक्षण दे दिया, और जिसकी वजह से ही ये डिबेट अब शुरू हुई। और जो अब ये जजमेंट आया है ये इसी मुद्दे को लेकर के आया है कि पंजाब ने ऐसा कर कैसे दिया, ठीक है। अब देखिए प्रेसिडेंशियल लिस्ट होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एससी एंड एसटी। आपको पता है कि इक्वलिटी के नाम पर जो एससी और एसटीज़ को रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है। डज नॉट स्पेसिफाई द कास्ट। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सी कास्ट और ट्राइब एससी एसटी आएगी। ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऐड करेगा कि कौन सी शेड्यूल कास्ट होगी, कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब होगी। आर्टिकल 341 की यहाँ पर बात है। दोज कास्ट नोटिफाइड बाई द प्रेसिडेंट और कॉल्ड एससी एंड एसटी। जो प्रेसिडेंट को यहाँ पर आर्टिकल 341 में पावर्स दी गई हैं। एक कास्ट नोटिफाइड एज शेड्यूल्ड कास्ट इन वन स्टेट में नॉट बी शेड्यूल्ड कास्ट इन अनदर स्टेट। तो मान लो कि जैसे कि बिहार में दलित मान लो मेजोरिटी में है तो वहाँ पर उन्हें शेड्यूल कास्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वो दूसरे स्टेट में माइनॉरिटी में है तो वहाँ उन्हें शेड्यूल कास्ट माना जाएगा। दीज वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स, ताकि डिस्प्यूट्स ना हो। अब यहाँ पर भी अगर दलित को दे दिया गया तो माइनॉरिटीज़ का क्या होगा। एज वेदर ए पर्टिकुलर कास्ट इज अकॉर्डेड रिजर्वेशन और नोस्ट, मतलब उसे ज़रूरत भी है या नहीं उसके बेस पर इस चीज़ों को बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर्ड इस चीज़ को देखती है। देयर वर 1263 यानी कि 1263 जो शेड्यूल कास्ट 2018-19 में कंट्री में है। नो कम्युनिटी जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप में कोई भी जो एससी कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि किन स्टेट्स में एससी कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 2005 के डिसीजन में क्या हुआ। केस का नाम था EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनली प्रेसिडेंट के के पास ये पावर है 341 के अंदर कि वो किस कास्ट को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब डिसाइड करेगा। स्टेट्स के पास, स्टेट्स कैन नॉट टिंकर विद द लिस्ट, स्टेट्स के पास ये कोई पावर नहीं है। 2005 में ये बात कही गई थी। आंध्र प्रदेश ने हैड सबमिटेड दैट लॉ वाज इनेक्टेड एज स्टेट हैड द पावर टू लेज। अब आंध्र प्रदेश ने इस तरह की जो ये हरकत की थी 2000 में कि उन्होंने आरक्षण दे दिया था 3% के करीब
जो सब कैटेगरीज़ हैं उनको। तो ये उन्होंने कहा कि एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है और हमें इस पर लॉ बनाना जो है वो उसकी परमिशन है। उसी बेस पर हमने 3% का जो यहाँ रिजर्वेशन यहाँ पर दे दिया। एंड रिजर्वेशन इन एडमिनिस्टर फेल विद इन इट्स लेज, और रिजर्वेशन इन एडमिशन जो है स्टेट के डोमेन में आता है, तो हमने इस पर रिजर्वेशन दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया दिस आर्ग्यूमेंट को और कहा कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही एक ट्राइब को जो है डिसाइड कर सकता है कि वो SC ST के अंदर आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स ऑल शेड्यूल्ड कास्ट एज ए सिंगल होमोजीनियस ग्रुप। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट को सिंगल होमोजीनियस ग्रुप माना गया, यानी कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो भी रूल बनाया जाएगा वही पूरे SC के लिए लागू होगा, और जो SC के अंदर आती हैं सारी कास्ट सब कास्ट उन पर भी सेम रूल लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इफ़ ऑल SCs आर ट्रीटेड एज वन ग्रुप व्हाट आर द ग्रुप्स ग्राउंड फॉर सब कैटेगराइजेशन। अगर ये एक होमोजीनियस ग्रुप माना गया है तो सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द बेसिस फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर SC कम्स इन द फर्स्ट प्लेस दैट सोशल इनइक्वलिटीज़ और अनटचेबिलिटी। जो एक पर्टिकुलर कास्ट के खिलाफ पहले हुई है, उन्हें सोशल इनजस्टिस झेलना पड़ा है, उसके जो है उसको भरने के लिए यहाँ पर इस तरह के प्रोविज़न्स लाए गए हैं। जो इन कास्ट के अगेंस्ट ये चीज़ें हुई, सोशल इनइक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक, एजुकेशन और सच फैक्टर। अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी है फ़िलहाल की हालत में, तो उनके साथ जो ये चीज़ें हुई उनके बेस पर हम इनका सब कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है, However, the Supreme Court has engaged with the argument on whether the benefit of reservation have trickled down to the weakest of the weak। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये भी कहा था कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सबसे कमज़ोर के पास पहुंचना चाहिए, वीकेस्ट ऑफ द वीक के पास यहाँ पर पहुंचना चाहिए। इन्होंने लिखा द कंसेप्ट ऑफ अ क्रीमी लेयर विद इन SC कम्युनिटी। तो इन्होंने कहा कि हमें जो SC कम्युनिटी है उसके अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाना चाहिए। 2018 के जजमेंट में जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस में कहा कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाना चाहिए। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ये होता है कि हम एक इनकम सीलिंग लगा देते हैं फॉर दोज एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। जैसे मैं रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हूँ पर मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर है, तो मुझे क्रीमी लेयर कह करके हटा दिया जाएगा अगर वो सीलिंग 10 लाख है तो। ठीक है, कि इससे ऊपर के लोग अगर वो रिजर्वेशन के लायक है भी तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वॉइल दिस कंसेप्ट अप्लाइज टू OBCs, ये OBCs पर पहले से ही अप्लाइज होता है, तो 2018 में इसके लिए जो है वो बातें शुरू हुई कि ये SC पर भी लागू होना चाहिए। ठीक है, और अभी तक इसका कोई जजमेंट नहीं आया है, मुद्दा भी अटका हुआ है। पंजाब लॉ अप्लाई टू ए क्रिमिनल लेयर ऑफ SC एंड ST इन रिवर्स। अब पंजाब ने जो है वो इस क्रीमी लेयर वाले कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया, उन्होंने ऐसी कोई सीलिंग नहीं बनाई, लेकिन एक दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने वाल्मीकिस और मजहबी सिख्स जो थे उनको एक प्रेफरेंस दिया, उनको अलग से ट्रीट दिया, कि उन्हें अलग से रिजर्वेशन दिया। दिस इज़ केस डेट हाउ लेड टू री ओपनिंग ऑफ द डिबेट, और इसी के कारण ये जजमेंट जो है अब आया है। इन द EV चिन्नैया केस इन 2005 में क्या हुआ था कि स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ SCs is based on premises that all scheduled castes can and must collectively enjoy the benefit of reservation regardless of their interest inequalities, because the protection is not based on educational, economic and other social conditions। तो यहाँ पर यही बात 2005 में भी बताई गई थी कि अगर आपका एजुकेशनल स्टेटस सही है, आपकी इकोनॉमिक हालत सही है और फैक्टर्स भी सही हैं, लेकिन आपने अनटचेबिलिटी सही है इन द प्री इंडिपेंडेंस जो इरा था उसमें, और तो आपको ये पूरा बेनिफिट इसका मिलेगा। ठीक है, तो 2005 में यही बात कही गई थी। आगे देखिए, द स्टेट्स अब आर्ग्यू करते हैं डेट द क्लासिफिकेशन इज़ डन फॉर अ सर्टेन रीज़न। ठीक है, एंड डज नॉट वायलेट द राइट ऑफ इक्वलिटी। इन्होंने कहा कि जो हमने सब कैटेगराइजेशन किया, जो कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब वगैरह थे, इन्होंने कहा कि इसका रीज़न ये है कि हम जो है सर्टेन जो सब कैटेगराइज जो ट्राइब्स हैं सॉरी
सब कैटेगराइज जो ट्राइब्स हैं उनको हम इक्वलिटी पर लाना चाहते हैं, इससे जो आपका राइट टू इक्वलिटी है उसका वायलेशन नहीं होता। द रीज़न दे हैव गिवन इज़ डैट द कैटेगराइजेशन वुड अचीव इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो कैटेगराइजेशन हमने किया है कि एक पर्टिकुलर कास्ट को जो हम रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं वो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं ऑफ ऑल एससीज इन गवर्नमेंट सर्विस एंड वुड बीइंग अबाउट रियल इक्वलिटी यहाँ पर बात की गई है एंड प्रोपोर्शनल इक्वलिटी यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं कि राइट टू इक्वलिटी यहाँ पर जो है उसका जो कोई हनन नहीं होता, बल्कि ये तो और उसको मजबूत करने के लिए यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? आर्ग्यूमेंट्स ये हैं is that the test or requirement of social and educational backwardness cannot be applied to scheduled caste and scheduled tribes। ठीक है, अभी ये सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस को जो एक क्राइटेरिया नहीं माना जाता कि वो एक ट्राइब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जा सकती है। ठीक है, द स्पेशल ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू द एससी ड्यू टू अनटचेबिलिटी। तो ये अनटचेबिलिटी के कारण दिया जा रहा है, ना कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बेस पर विच दे सफ़र। ठीक है, अनटचेबिलिटी जो उन्होंने सफ़र की है। इन 1976 इन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द शेड्यूल कास्ट आर नॉट कास्ट। वो एक क्लास है ना कि एक कास्ट है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई थी और इसी के बेस पर ये चीज़ें दी जा रही हैं। द पिटिशनर्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एलोइंग स्टेट टू चेंज द प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द परसेप्शन दैट सच डिसीजंस विल बी मेड अपीयरेंस। तो यहाँ पर ये बताया गया है जैसे आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हो कि ऐसी कम्युनिटी है उसके अंदर आपने इन चीज़ों को डाल दिया, लेकिन आपका हक नहीं है। ये जो हक है ये प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, कि कौन सी कम्युनिटी एससी के अंदर आएगी। लेकिन अगर ये हक आपको दे दिया गया, मीन्स स्टेट को दे दिया गया, तो स्टेट्स क्या करेंगे वोट बैंक के चक्कर में कि इसको डाल दो एससी के अंदर, इसको निकाल दो, ये हमें वोट नहीं देते, ये वोट देते हैं, ये एससी हो गए, इन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो एक वाटर टाइट प्रेसिडेंट लिस्ट इस सब चीज़ों को रोक सकती है और आर्बिट्रेरी चेंज तो जो हर 5 साल में वोट बैंक के चक्कर में होगा उसको यहाँ पर रोका जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, ऑल्सो इन करंट केस जो कल परसों ही जजमेंट आया, उसमें कहा गया कि 2018 की रूलिंग जो जर्नल सिंह केस था जिसमें क्रीमी लेयर वाले कॉन्सेप्ट को लाया गया, इन्होंने कहा कि उसको भी एससी के साथ लागू किया जाए। जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि उस पर भी एक डिसीजन होगा। हाउएवर सिंस द रूलिंग इज़ पेंडिंग फॉर रिव्यू, अभी वो जजमेंट पेंडिंग है। द पिटिशनर्स आर्ग्यू अगेंस्ट रिलाइंग ऑन इट। इन जर्नल सिंह केस कोर्ट ने कहा था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन इज़ टू एंश्योर दैट ऑल बैकवर्ड क्लास मार्च हैंड इन हैंड, दैट विल नॉट बी पॉसिबल इफ़ अ सेलेक्ट फ्यू गेट ऑल द कवेटेड सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो फिर वही बात बार बार कही जा रही है कि ऑल बैकवर्ड क्लासेस के पास तक ये चीज़ पहुँचे, वीकेस्ट ऑफ द वीक की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट चेंजिंग सोशल रियलिटीज़। तो अब जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उनके बेसिस पर ही जो है ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है सोशल कंडीशंस को। और अभी आपने आर्टिकल पढ़ा हो तो उसमें ये बात भी कही गई थी कि जो 50% सीलिंग 92 में लगाई गई थी इंदिरा साहनी केस के द्वारा, उस पर भी जो दोबारा से विचार किया जाएगा कि 50% सीलिंग होनी चाहिए या नहीं। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर जो बात हो रही है कि सोशल रियलिटीज़ को जो चेंज अगर आप चाहते हैं तो उसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन था और यही कहा गया इसमें कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, स्टेट्स इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। 341 आर्टिकल के अंदर ये बात हुई थी और सब कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स बहुत सारे राज्यों ने पहले से ही कर दिया है। ठीक है, तो ये पूरा इशू यहाँ पर था। अगर आपको वीडियो समझ में ना आई हो तो एक बार दोबारा से फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और छोटी मोटी एरर्स के लिए उसके लिए सॉरी पहले से ही, और बस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो बस चलते हैं। ठीक है।